वास्तुशास्त्र होता क्या है? वास्तुशास्त्र तो एक बहुत प्राचीन विद्या है। शुरुआत तो इसकी 5 तत्वों से ही हुई थी। उसके बाद फिर लोग डायरेक्शंस पे आए। उसके हिसाब से पूरी गणना को करने के बाद हम वास्तु को समझने के लिए नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ऑब्जर्वेशन? मैम किसी भी विद्या को लेने के लिए पहले तो क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन, नॉलेज। इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? वास्तु में कुछ लोग कहते हैं सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है, एनर्जीज मैटर करती हैं, सिर्फ इतना ही है वास्तु? नहीं मैम, इससे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सारी चीज़ साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस हो तो लोग बहुत ज्यादा मिथ करते हैं, बहुत ज्यादा वहम करते हैं। ऐसा क्यों है? मैम साउथ वेस्ट को थोड़ा वर्स्ट डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं ऐसा क्यों? कि राहु से एसोसिएट होता है, अच्छा। तो इसलिए हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट चैनल, जहाँ पे हम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी ऑकल्ट साइंसेस की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र होते क्या है, कैसे काम करता है वास्तु, या सिर्फ वास्तु को डायरेक्शन से लिमिट कर देना, क्या ये सही है? नॉर्थ ईस्ट का मंदिर होना चाहिए, एंट्रेंस आपकी ये होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट की आपकी साउथ डायरेक्शन अलग होती है, और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई इंसान वास्तुशास्त्र को समझना चाहता है, उसके अंदर गहन करना चाहता है, उसको बिल्कुल पढ़ना चाहता है, तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आप पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखें ताकि आपको भी समझ आए कि कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है और आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, पूरे पॉडकास्ट को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, नमस्कार। तो सर, आज का जो टॉपिक है वो नया फिर खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के लिए। तो वास्तुशास्त्र होता क्या है, पहले इसके बारे में बता दीजिए। मैम वास्तुशास्त्र तो एक बहुत प्राचीन विद्या है। जी। बहुत सालों से, डिकेड से चलती हुई आ रही है। जी। शुरुआत तो इसकी 5 तत्वों से ही हुई थी, क्योंकि अच्छा। पहले तो कंपास होते नहीं थे। पहले तो हमने सूरज की किरणें देखी और हम समझ गए कि ईस्ट वो है, साउथ ये है, वेस्ट है, नॉर्थ है, तो हम उसी के हिसाब से चलते थे। तो मेन तो 5 तत्वों के हिसाब से चलते थे, उसी के हिसाब से घर बनता था। मिट्टी का घर, हम्म। मिट्टी का घर अर्थ एलिमेंट हो गया। ओके। फिर खिड़कियाँ एयर एलिमेंट हो गया। ठीक है। हम बीच का जो एक एरिया छोड़ते थे जहाँ पे हम तुलसी लगाते थे, ब्रह्मस्थान में, स्पेस एरिया हो गया। उसके बाद जहाँ पे हम वाटर का काम करते थे, वो वाटर एरिया होता था। ऐसे करके लोगों ने किचन, अग्निकुंड, ऐसे 5 तत्वों से शुरू हुआ था ये सारा। उसके बाद फिर लोग डायरेक्शंस पे आए, फिर सब डायरेक्शंस पे आए, 4 डायरेक्शन से 8, 16, 32 पे आए। तो शुरुआत तो हमें 5 तत्वों से ही करनी चाहिए। फिर डायरेक्शंस को देखिए, फिर उसके बाद हम देवता पे आते हैं कि 45 देवता की स्थापना है, एक्टिवेटेड हैं। आपके बार चार्ट में कौन से डायरेक्शन या कौन से जोन की एनर्जी कटी हुई है या एक्सटेंडेड है, ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से पूरी गणना को करने के बाद हम वास्तुशास्त्र को समझ सकते हैं। तो अगर किसी बिगनर को स्टार्ट करना हो तो स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो वास्तु में क्या सिर्फ ये 5 डायरेक्शन ही इम्पोर्टेंट होती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है? मैम वास्तु जो आज की डेट पे न्यू बिगनर्स हैं, वो लोग तो वैसे भी अगेन काफ़ी रील्स देख के, वीडियोस देख के, वेबिनार्स देख के कुछ चीज़ें तो समझ ही जाते हैं। तो उनको ये तो पता है कि शुरुआत तो डायरेक्शन से ही होती है। जी। वो भी डायरेक्शन से ही देखते हैं कि वो नॉर्मली एक सेंटर निकाल लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेंटर निकाल लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर वो एक एरिया को डिफाइन करना शुरू करते हैं। बहुत से लोग तो मैम आज की डेट में भी ऐसी गलती करते हैं अपने साथ, जिनको आई डोंट नो कि वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। मतलब एक दिन मेरे पास कोई क्लाइंट आया और वो कहता कि जी मेरी एंट्री साउथ ईस्ट की है। तो अच्छा। मैंने बोला आपको कैसे पता चला कि आपकी साउथ ईस्ट की एंट्री? सर मैं तो बाहर खड़ा होकर देख रहा था। हम अंदर से डायरेक्शन देखते हैं, हम बाहर से डायरेक्शन नहीं देखते। मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। एक और एग्जाम्पल है, डायरेक्शन क्या, मैंने उनसे पूछा आपकी डायरेक्शन, आपको क्या लगता है क्या डायरेक्शन है? कहता है मेरी साउथ की डायरेक्शन है। मैंने आपको कैसे पता चला? कह रहा मैं तो गेट के सामने खड़ा था, अंदर की तरफ से। मैंने बोला सबसे पहले आपका जो बेसिक है वो ये है, आपको सेंटर पे खड़ा होना है। अपने घर का एक कम से कम अप्रॉक्सीमेट सेंटर निकाल लीजिए, अंदाज़ा सेंटर निकाल के कम से कम अपने प्लॉट को या अपने फ्लैट को, लोकेशन को 4 में डिवाइड तो करिए। कम से कम इतना अंदाज़ा लीजिए कि नॉर्थ क्या पड़ रहा है, साउथ क्या पड़ रहा है, ईस्ट और वेस्ट क्या पड़ रहा है। फिर उसको हम सब कर लेंगे कि नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। ऐसे शुरुआत होती है। ओके।
तो लोगों को लगता है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा भी रहती है कि वास्तुशास्त्र बहुत एक अनोखा सब्जेक्ट है, एक अलग सब्जेक्ट है, और उसमें अगर किसी को गहन हो जाए, किसी को प्रैक्टिस हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकता है, हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। तो बेसिकली लोगों के मन में ये भी मिथ है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए तो बहुत डेकेड्स का टाइम पीरियड चाहिए होगा। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैम डेकेड्स का टाइम तो नहीं चाहिए होगा, लेकिन डेडिकेशन चाहिए होगी। अच्छा। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसको अटेंड नहीं करते। जी। उनको लगता है हम रिकॉर्डेड क्लासेस को बाद में देख लेंगे, जब टाइम मिलेगा जब देख लेंगे। तो जब तक आप खुद सीरियस नहीं हो, आपने एक स्केड्यूल नहीं बना रखा, आपको लगता है जब टाइम मिलेगा मैं जब देखूंगा, जब सीखूंगा, तो फिर आप क्वेश्चंस कब करेंगे अपने गुरु से? आपके डाउट्स कब क्लियर करेंगे? अगर आप चीज़ें टालते रहेंगे तो फिर आप सीख ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अगर आपको एक सीरियस प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट बनना है तो आपको इस विद्या को सीरियसली लेना पड़ेगा, इस विद्या को समझना पड़ेगा। ये बहुत गहरी विद्या है, इसके अंदर मल्टीपल अंदर इंसाइट्स होते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। हाँ, हम इस विद्या को 3 महीने में सीख सकते हैं, अच्छा। आराम से सीख सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी डेडिकेशन ज़्यादा चाहिए होती है। एक गुरु या एक टीचर को तो पता है वो क्या पढ़ा रहा है, वो इतने सालों से पढ़ा रहा है, वो तो पढ़ाएगा, लेकिन आपकी डेडिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं, उससे कितना ले पा रहे हैं। जी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आप इसको 3 महीने में सीख सकते हैं, और सीखने के बाद आप इसको अगर ढंग से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और प्रोफेशनली अगर आप चाहते हैं आप कंसल्ट करें लोगों को, तो आपकी इनकम भी बहुत अच्छी जनरेट हो जाती है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग काम है वास्तु एक्सपर्ट्स का। इतने फ्लैट्स बन रहे हैं, सबको वास्तु कंसल्टेंट चाहिए। जी। जितने फ्लैट्स रेनोवेट हो रहे हैं उनको वास्तु कंसल्टेंट चाहिए। जितने इंटीरियर वाले हैं वो किसी ना किसी वास्तु वाले के टच में रहते हैं। हर जगह डिमांड है वास्तु एक्सपर्ट्स की। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ें कि मैं अपनी टीम बड़ी कर सकूँ। मेरे पास इतना काम आता है कि मेरे को वो लीड्स मना करनी पड़ती हैं, तो कम से कम वो लीड्स मैं अपने स्टूडेंट्स को दे पाऊँगा। जी। तो बेसिकली आजकल लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, वो लोग कहते हैं यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल तो हैं, जो फ्री क्लासेस एंड ऑल हैं, तो फिर हम पेड कोर्सेज को, गुरुज को क्यों ज्वाइन करें? मैम, गुरु दक्षिणा भी तो कोई चीज़ होती जी। है ना? तो नॉलेज तो फ्री मिलती नहीं है। दूसरी बात मैम, यूट्यूब में जो वीडियोस डाली हुई किसी ने भी डाली होंगी, उसका भी पर्पस अट्रैक्ट करने का होगा, नॉलेज देने का। फ्री में कोई नॉलेज नहीं देना चाहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कोई भी एक कोर्स का कंटेंट की कुछ वीडियोस डालते हैं, कंप्लीट वीडियोस नहीं डालते हैं। तो कंप्लीट एजुकेशन तो आपको वैसे भी नहीं मिल सकती, वो पेड में ही होती है। दूसरा क्या होता है कि यूट्यूब की फ्री वीडियोस में आपको क्यूरियोसिटी जनरेट होती है और कुछ हद तक हल्की सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज नहीं मिलती। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो डेडिकेटेड स्ट्रक्चर में जाके कोर्स करिए, चाहे किसी से भी करिए। तो मतलब जो फ्री क्लासेस हैं वो आपको सिर्फ नॉर्मल बताती हैं अपर लेवल पर कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, और इसकी ये रेमेडीज़ हो सकती है, लेकिन अगर उसको इन डेप्थली समझना है तो आपको एक कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए मैम ना, ये एक जर्नी होती है। हम्म। एक इंसान एक चीज़ ढूंढने के लिए यूट्यूब में गया, उसने वो कीवर्ड्स डाले तो उसके पास वो वीडियो आई। वो वीडियो किसने बनाई थी? जिसने वो वीडियो बनाई वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए बनाई। तो एक क्यूरियस पर्सन उसके पास पहुंच गया, उसने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वो इन्फॉर्मेशन उसको इतनी अच्छी लगी कि अब उसको नॉलेज चाहिए, लेकिन नॉलेज फ्री में नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना पड़ेगा, कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना पड़ेगा, जब भी तो आप सीख पाएंगे। नहीं तो टुकड़ों टुकड़ों में वीडियोस कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उसको आप कैसे क्लियर करेंगे? बिल्कुल सही। तो वास्तु सीखने में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आती है कि जैसे एक गुरु है, अब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु पे बात करते हैं कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा गुरु सही है, कौन सा नहीं है, हमारे लिए कौन सा गुरु परफेक्ट है? मैम, वास्तु सीखने के लिए सारे गुरु अच्छे होते हैं मैम। देखिए, अगर कोई गुरु पद्धति का आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ सिखा रहा है तो कम से कम उसकी इंटेंशन तो नहीं खराब होगी, वो सिखाना ही चाहता होगा। तो आप किसी भी गुरु को चुन लीजिए, किसी को भी आप चूज़ कर लीजिए। आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो नेचुरली आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑफलाइन करना है तो फिर आपको लोकेशन देखना पड़ता है कि हाँ, मैं ट्रैवल कितना कर सकता हूँ अगर मैं उनके ऑफिस में जाके या स्टूडियो में जाके सीखना चाहूँगा। गुरु सारे ठीक होते हैं, आप क्या असली में उनसे विद्या ग्रहण करना चाहते हैं ये आप अपने आप से पूछिए। अगर आप रेडी हैं तो किसी भी गुरु का हाथ थाम लीजिए, वो आपको सिखा के ही छोड़ेगा। हम तो यही करते हैं, हम तो सिखा के ही छोड़ते हैं। अच्छा, तो आप में और बाकी गुरुज में क्या फ़र्क है? आई डोंट नो मैम, मैंने तो जिनसे सीखा है मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, जिनका नाम श्री उमंग तनेजा है। बाकी लोगों के बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन किसी की बुराई करना भी अच्छा नहीं होता। जो सिखा रहा है वो अच्छा ही सिखा रहा होगा। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर वे में सिखाता हूँ,
और बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाता हूँ, जिसके अंदर हम मैप की ग्रीडिंग करते हैं, लेआउट्स की ग्रीडिंग करते हैं, देवता चार्ट्स, देवता पढ़ते हैं, कंप्लीट कोर्स होता है। और इसके अंदर हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट ज्योतिष का भी डालते हैं, जिसको हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। अच्छा। तो मैं तो एक कंप्लीट एस्ट्रो वास्तु का कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको मैं सिखाता हूँ। ओके। मैं अपनी यही बात कर सकता हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट सिखाता हूँ। ओके। तो वास्तु को समझने के लिए नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ऑब्जर्वेशन? मैम, किसी भी विद्या को लेने के लिए पहले तो क्यूरोसिटी, डेडिकेशन, उसके बाद फिर नॉलेज, सीखना तो पड़ेगा ही। सीख के क्या करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व कैसे करोगे? किसी भी बिल्डिंग में जा रहे हो, किसी घर जा रहे हो, शॉप, शोरूम, फैक्ट्री, मॉल्स, बस अपना मोबाइल खोलो, कंपास खोलो। आपके अंदर इतनी क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर ना हर जगह जाके ही देखना चाहिए, अच्छा मैं इस शोरूम के अंदर गया हूँ तो इसके नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है या नहीं है, इसका ओनर कहाँ बैठा हुआ है, जो इसका सबसे ज़्यादा माल बिक रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में बिक रहा है, इसका साउथ वेस्ट हैवी है या नहीं है, इसकी कितनी विंडोज़ हैं, इसके कितने डोर्स हैं, इसकी टॉयलेट कौन सी डायरेक्शन में है, अगर किसी शोरूम में, फैक्ट्री में टॉयलेट है। आपके अंदर क्यूरोसिटी, डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं अपना कंपास खोल के देख रहे हैं, तो आप अपने आप ही सीखते रहेंगे। और जहाँ फंसेंगे हम, हैं ना, तो ये अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं, आप जहाँ फंसते हो हमको लाइव कॉल करो, व्हाट्सएप लाइव कॉल करो, आपको वहीं पे गाइड कर देंगे। ओके। तो सर अगर कोई आपसे वास्तु सीखता है उसको सबसे पहले आप क्या सिखाते हैं? मैम, सबसे पहले तो तसल्ली सिखाते हैं अच्छा। कि तसल्ली रखिए, 3 महीने के लिए अपने आप को हमारे पे छोड़ दीजिए, ट्रस्ट करिए, डाउट मत करिए। डाउट इसलिए मत करिए बिकॉज वो लोग क्या होते हैं, आज के डेट में लोग मल्टीपल वेबिनार्स अटेंड करके आते हैं, बिल्कुल यूट्यूब सही। वीडियोस देखकर आते हैं, आधी टूटी फूटी नॉलेज हर जगह की होती है इनको। फिर क्या होता है ना, एज में थोड़े बड़े होते हैं, स्टूडेंट्स तो होते नहीं, बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा हम जोर से समझा नहीं सकते, उनसे आराम से बात करना पड़ता है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाता है, तो उनके वजह शैटर्ड नॉलेज होती है। तो अगर आप खाली होकर आएंगे तो आपको मैं पूरे ज्ञान से भरने की क्षमता रखता हूँ, चाहे वो डायरेक्शंस हो, अगेन 5 तत्व हो, देवता हो, बार चार्ट्स हो, ग्रीडिंग हो, मैपिंग हो, एस्ट्रो वास्तु हो, लाइव लोकेशन हो, आपके घर की ग्रीडिंग भी करके देंगे कि कम से कम आपको ये तो पता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो क्या हर वास्तु कंसल्टेंट सक्सेसफुल होता है या वो अपने वास्तु के स्टूडेंट्स को जो भी सीख रहे हैं उसको सही से समझाते हैं या सिर्फ पढ़ाते हैं? मैम, सबका अपना लॉजिक और अपना वे होता होगा, और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस ख़त्म करें और नया बैच शुरू करें, तो मतलब लोगों का यही होता है कि एक बैच जल्दी ख़त्म हो हाँ, और दूसरा शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। मेरा भी यही है, मैं अपने आप को क्यों डिफ्रेंशिएट करूँ किसी और से, लेकिन मैं ये लेके चलता हूँ कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मल्टीपल टाइम्स अपने नए बैचेस में ज्वाइन कराता हूँ कंपलसरी, कि अगर आप फ्री हो आओ, फ्री हो आओ, उससे क्या आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है, बाय बाय, सर्टिफिकेट लो और जाओ। मेरे इनवाइट्स, मेरे इनविटेशंस आपके पास हर कोर्स में आएंगे कि आप रीजॉइन करो, उसको समझो, पूरी हर एक टॉपिक को बिल्कुल आपके जहन में उतर जाए। जब आपके जहन में उतर जाएगा तो आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन ही जाओगे। ठीक है। ज्ञान, नॉलेज किसी से छुप नहीं पाता। बिल्कुल सही। जब आपकी ऑब्जर्वेशन, ज्ञान, नॉलेज आप किसी को दोगे तो वो आपसे सर्विसेज लेगा ही लेगा, और आपको जब वर्ड ऑफ माउथ के क्लाइंट्स मिलेंगे तो आपका काम वैसे ही चलेगा। बिल्कुल। सर आज का ज़माना है, एआई का ज़माना है, अगर किसी को इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है, खुद करना भी है, तो पर्टिकुलरली वो एआई को कमांड देता है, हर चीज़ हो जाती है। अगर यही चीज़ वास्तु के मामले में हम करना स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं वास्तु कंसल्टेंट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है या उनकी जो जॉब है वो तो ख़त्म हो जाएंगी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है मैम। मैंने ना 4-5 दिन पहले काम किया था। मैंने अपने घर का लेआउट चैट जीपीटी और जेमिनाई को दिया था, अच्छा। और उन्होंने पूरा बहुत बढ़िया तरीके से ग्रेडिंग बना के दी, डायरेक्शंस बताई, बेडरूम के सारी सब चीज़ें उन्होंने कवर कर लिया विद रेमेडीज़, और सब चीज़ें उल्टी थी। अच्छा, हर कमरे का डायरेक्शन उन्होंने अपोजिट दे रखा था। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, चैट जीपीटी है, एआई है, उस आई डोंट नो उनके पीछे क्या उनका वो है, कोडिंग है या क्या है। लेकिन चलिए, अगर हम इसको एक पॉजिटिव वे में भी ले कि हाँ, एआई आपका लेआउट का, मकान का प्रिडिक्शन कर सकता है, तो वो आपको नॉलेज और क्योर नहीं दे पाएगा, वो आपके अंदर और क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देगा, क्योंकि अच्छा। कंप्लीट आंसर्स तो एआई दे ही नहीं पाएगा ना। ह्यूमन टच तो हर एक आदमी को चाहिए होता है ना। आप एक किताबी ज्ञान से डॉक्टर और सर्जन नहीं बन सकते हैं, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन हमारे लिए तो एआई एक अवतार के नाम पे, तो हमारी तो सेल्स बढ़ती हैं एआई से, बिकॉज लोग फ्री होते हैं, एआई से पूछते हैं, एआई उनको वहम देता है, क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, फिर वो और क्वेश्चंस डालते हैं, एक एंड में आके एआई का काम बंद हो जाता है, वो आगे क्वेश्चंस नहीं दे पाता। लेकिन आदमी के अंदर तो क्यूरियोसिटी हो गई है कि मेरे घर में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, अब उसको चाहिए, अब उसको एक्चुअली में वास्तु कंसल्टेंट चाहिए।
तो हमारे लिए तो एआई चाहे कोई भी एआई हो, हमारे लिए तो सेल्स फनल का काम करता है। ओके। तो सर एक जब प्रोफेशनल की बात करें या एक ऑर्डिनरी पर्सन की बात करें, जब एक प्रोफेशनल ऑलरेडी टूटा फूटा जो समझ आ रही है उसको, वो पढ़ लिख के थोड़ा बहुत आता है, या फिर बिल्कुल ज़ीरो से है कोरा कागज, वो आपके पास आता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैम कोरा कागज़ तो उसको कुछ पता ही नहीं है, तो मैं जो बोलूँगा वो मान लेगा। अच्छा। मेरी और उसके बीच की बात में कोई मतभेद नहीं होगा। मैं जो उसको बोलूँगा वो समझेगा, अगर उसको समझ नहीं आया और डाउट है तो वो मुझसे पूछेगा, लेकिन वो मेरे ही समझाई हुई चीज़ का मेरे से पूछेगा। लेकिन जो लोग काफ़ी जगह से घूम फिर कर आते जैसे हैं, webinars हाँ and मल्टीपल all। वेबिनार्स ले रखे हैं, छोटे छोटे वीडियो के देख रखे हैं यूट्यूब में, उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, उनमें सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनको पता होती है। अब वो क्या करते हैं, नॉलेज उनके पास है नहीं, तो वो बहस करते हैं आपसे कि नहीं सर हमने तो वहाँ ये सुना था कि वो तो ये कह रहे थे, वो तो वो कह, तो मैं कैसे बताऊँ कि वो क्या कह रहा था या उसका क्या लॉजिक था? मैं तो वही बता सकता हूँ जो तथ्य है, जो सत्य है, जो मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे पास आएँ और आपने एक अच्छा सम मुझे पे किया है, तो 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए मुझे ट्रस्ट करिए आप। उसके बाद आप खुद देखिएगा, आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे, वास्तु को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, कंसल्ट कर पाएंगे, और उसके साथ 3 महीने में हम तो आपके घर की ग्रीडिंग भी करके दे रहे हैं, जिससे आप कम से कम अपने घर में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो आपका तो वैसे ही हर चीज़ फ़ायदे में ही है आपकी तो। ओके। और अगर हम प्रैक्टिकली केस स्टडीज़ की बात करें, तो जैसे एक लर्नर है, एक बिगनर है, दैट कंपेयर टू ए प्रोफेशनल जो ऑलरेडी सीखा सिखाया है, तो क्या उन दोनों में डिफरेंस आता है अगर आप दोनों को ही ग्रेडिंग करके देते हैं, उनके प्रेडिक्शन लेवल पर, उनके समझने के लेवल पर? क्या आपने उनमें भी डिफरेंस देखा है? मैं बिल्कुल देखा है। एक बिगिनर जो होगा वो तो मेरी, जो मैंने उसको दिया है बना के, उसी के क्वेश्चंस पूछेगा वो, ठीक या है। जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है लाइफ में या घर में, उसके क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन जो एक टूटा फूटा नॉलेज वाला व्यक्ति होगा वो सब पूछेगा, क्योंकि उसके पास तो हर चीज़ का आधा आधा ज्ञान है, वो हर चीज़ को काउंटर करेगा। लॉजिक उसके पास नहीं है, लेकिन उसे सुन लिया तो उसको जवाब चाहिए, तो वो अपनी प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। मैं उसको ये समझाऊंगा कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपकी ग्रिड में ये प्रॉब्लम है, आपको ये करना चाहिए। नहीं सर मैंने तो ये सुना था, वहाँ ये सुना था, यहाँ ये सुना था, तो वो बेचारा खुद ही परेशान है। तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं उस पहले थोड़ी देर उसकी काउंसलिंग ही कर लूँ, कि मैं उसको समझा दूँ, कॉन्सेप्ट समझा दूँ, उसके बाद फिर उसको आगे नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे। ओके। तो अगर किसी को प्रोफेशनली वास्तु कंसल्टेंसी में आना है, कोई वास्तु सीखना है और प्रोफेशनली इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना है, तो उसको सबसे पहले आप क्या सिखाते हैं, क्या आप गाइडेंस देते हैं? मैम सबसे पहले तो हम तत्व सिखाते हैं, डायरेक्शंस, तत्व, जोन। 10-15 दिन तो उसी पे क्लासेस चलती है, बिकॉज मैं क्लासेस ही बहुत धीरे लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी, और लेंदी लेता हूँ, बिकॉज एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है नेक्स्ट पे जब भी हम जंप करें, उससे पहले हम जंप ना करें, तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू कराते हैं। कंपास कैसे यूज़ करना है, वैसे तो आज की डेट में सबके फ़ोन में है कंपास, तो आज की डेट में कोई कंपास कैरी करता नहीं, लेकिन सीखना तो है, तो कंपास यूज़ करना सिखाते हैं, उसको डायरेक्शंस निकालना सिखाते हैं, तत्व, कलर्स, हर चीज़ को, उसके शेप क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सब कुछ। अच्छा सर, तो अब वास्तु की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आपका कोर्स भी आ रहा है वास्तु से रिलेटेड। तो बेसिकली वास्तु में कुछ लोग कहते हैं सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है, कुछ लोग कहते हैं एनर्जीज मैटर करती हैं, कुछ लोग कहते हैं एलिमेंट्स मैटर करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कलर ग्रेडिंग मैटर करती है। तो क्या सिर्फ इतना ही है वास्तु? नहीं मैम, इससे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अच्छा। हाँ जी। कैसे? शुरुआत से करते हैं ना, हम एक फ्लैट के अंदर गए, ब्रह्मस्थान में खड़े हुए, डायरेक्शंस निकाल ली, ठीक ये है। बेसिक हो गया। फिर उसके बाद हम उसको 4 से 8 डायरेक्शंस में, 8 से 16 और 32 में कर लेंगे। फिर हम ये देख लेंगे कौन सा एरिया कहाँ आ रहा है, बेडरूम्स कहाँ पे आ रहे हैं, टॉयलेट्स कहाँ पे आ रहे हैं। नॉर्मली आज की डेट में तो सारे बेडरूम्स अटैच्ड होते हैं, तो जहाँ बेडरूम होगा वहीं टॉयलेट होगा। किचन और लिविंग एरिया आपका कहाँ पे है, बैल्कनीज कहाँ पे है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि घर में हर चीज़ बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब है कि साउथ में कहीं टॉयलेट तो नहीं है, या नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं किचन तो नहीं है, मतलब एंटी एलिमेंट्स तो नहीं हो रखे हैं कि अग्नि की जगह पानी है, वर्षा वैसे है, वैसे ना। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम कलर्स को देखते हैं। नॉर्मली हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने पूरे घर को एक लाइट कलर में रखिए, वाइट, ऑफ वाइट, बेज में रखिए, और किसी एक वॉल को हाईलाइट कर लीजिए जो उस डायरेक्शन का कलर है। अच्छा। उसको हल्के से लाइटेस्ट कलर में आप उसको हाईलाइट कर लीजिए प्लस। लेकिन पूरा घर वाइट होना चाहिए, बड़ा लगता है और लाइट अच्छी रहती है और अच्छा रहता है। हम ये थोड़ी चाहेंगे कि हम वास्तु में किसी घर पे गए और उसको वहम दे दें। फॉर एग्जांपल, एक एरिया का कलर ब्लू है, एक का ग्रीन है, एक का येलो है, एक का रेड है, और मैं चारों डायरेक्शन में वो कलर करवा दूँ, तो फिर उस घर थोड़ी प्ले स्कूल लगेगा। वो रेनबो कलर्स लगेंगे। हाँ, प्ले स्कूल लगेगा तो एग्जैक्टली। हाँ, तो उस
कलर्स को थोड़ा सा यूज़ कर लिया, कर्टन्स में कर लिया, बेडशीट में कर लिया, हाईलाइटर्स में कर लिया, घर हमेशा वाइट प्लेन। तो सर ऑब्जेक्ट्स भी वास्तु के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हैवीनेस को, जैसे हम कहते हैं एलिफेंट, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एलिमेंट। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग, जैसे 7 घोड़े लोग लगा लेते हैं, लोग बंदरवार लगा लेते हैं, तो क्या इनका भी इतना इम्पैक्ट आता है? मैम आता तो है ही, बहुत से लोग सोते हुए बुद्धा जी को लगा देते हैं। हाँ। अब जो लेटे हुए बुद्धा जी है वो मेडिटेशन में तो नहीं है, वो तो सो रहे हैं सॉर्ट ऑफ। तो फिर वो व्यक्ति उससे क्या एनर्जी लेगा उस आर्टिफैक्ट से? आराम करो। हाँ, कम से कम अगर आप बुद्धा ला रहे हैं तो कम से कम सिटिंग पोजीशन में तो लाइए कि हाँ ध्यान की मुद्रा में, कि आप ध्यान कर सको, है ना, इनर अपनी उससे पहचान कर सको। बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स लेकर आते हैं जिसमें सिंगल वुमन होती हैं या सिंगल जेंट्स होते हैं, हम उसको मना करते हैं। ऐसा क्यों? मैम घर है ना, तो कपल्स की फ़ोटो लाओ, सिंगल वुमन या सिंगल मैन की फ़ोटो मत लाओ। पहले के घरों में तो तलवारें होती थी, हाँ। बंदूकें होती थी, और वो एनिमल्स की स्किन होती थी, वो भी वास्तु दोष में आता है। ऐसा क्यों? मैम वायलेंस है। राजा महाराजा के टाइम पे उनकी तलवारें ऐसी दीवारों पे लगी रहती थी। तो मैम राजा महाराज लड़ते ही रहते थे, इस ज़माने में तो हम लड़ना नहीं चाहते। जी। और राजा महाराज की तो मतलब सर्वाइवल था ना उनका, तो उनको तो हथियार चाहिए थे। हमारा तो आज की डेट में जो हथियार है वो शायद सोशल मीडिया या कुछ और है। हम तो जाके नहीं लड़ते तलवारों से, ना बंदूकों से लड़ते हैं। तो हमें कोई भी वायलेंस वाली चीज़ नहीं रखनी चाहिए, कोई चाकू ना हो आर्टिफैक्ट में। अच्छा। जितनी भी चीज़ हार्मोनियस होती है ना, वाटर एलिमेंट में हो तो पानी की झरना लगा दिया, फाउंटेन लगा दिया, फोटो लगा दिया। साउथ की तरफ हो तो माउंटेन लगा दिया। घोड़े नॉर्थ की तरफ भागनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, तो ये होता है। बैलेंस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मैम। 5 तत्व है, आराम से बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे ही वास्तु में नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं ईशान कोण, इसका भी बहुत महत्व है। लोग यूजुअली मंदिर में ना अलग अलग मूर्तियाँ रखते हैं। अब किसी ने गणपति जी दोबारा दे दिए तो वो भी रख लिए, तो ऐसी मल्टीपल मूर्तिज हो जाती है एक ही गॉड की। तो क्या ये सही है? मैम सही और गलत पे ना सबका अलग डिफ्रेंसिएशन है और मतलब है। मैं आपको इसमें थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। पहली बात तो बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि आपकी जो मूर्ति घर में होनी चाहिए वो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी। उसमें फिर भगवान वास करते हैं, फिर आप उनकी सेवा करें, और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। आपके घर में जितने भी मूर्तियाँ हैं, फोटोज़ हैं, उसको आप कम से कम मंदिर में ही रखने की कोशिश करिए। शैटर्ड मत रखिए। शैटर्ड का मतलब ये है कि कुछ ड्राइंग रूम में रखी हैं, कुछ फ्रिज के ऊपर रख दी हैं, कुछ किसी शेल्फ में रख दी हैं, कुछ बच्चे के स्टडी रूम में रख दी हैं, कुछ अपने बेडरूम में रख दी हैं। तो आपने भगवान को शैटर्ड कर दिया। कम से कम उनको एक डेडिकेटेड जगह दे दीजिए नॉर्थ ईस्ट में, उसी मंदिर में उन सबको आराम से स्थापित करिए। स्थापित करने के बाद उनको मेंटेन करिए। मेंटेन के बाद साफ़ सुथरा रखिए, श्रृंगार करिए, उनका मेंटेन करिए। तो फिर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। माता रानी की मूर्ति है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उनके ऊपर चुनरी तो लाल होती है और नॉर्थ ईस्ट का कलर ब्लू है, तो वास्तु दोष तो क्रिएट हो गई। माता कैसे करेंगे वास्तु दोष? माता नहीं कर सकती ना। लोग तो बहुत बोलते हैं। मैम देखो, जो चीज़ ट्रेंडिंग हो जाती है ना, उसको लोग पकड़ लेते हैं। जी। ये आपने 1 साल पहले ये बात सुनी थी नहीं। या 2 साल पहले ये बात सुनी थी? बिल्कुल भी नहीं। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक माता लाल चुन्नी, पिंक, ऑरेंज चुन्नियाँ ओढ़ रही हैं, और हमारे घरों में शुरू से मंदिर ईशान कोण में ही है। सही बात है। तो माता तो कम से कम वास्तु दोष नहीं कर सकती हैं, चाहे उनके वस्त्र हों, चाहे किसी भगवान के हों, चाहे नीचे टेबल पे रेड हो, कुछ नहीं होता। अगर आपको ज़्यादा वहम हो रहा है कि नहीं जी मैंने तो किसी वास्तु कंसल्टेंट को सुना है कि ब्लू कलर होना चाहिए, तो आप बल्ब लगा लो एक ब्लू, अपना वहम दूर कर लो। आपको लगता है जिस भगवान को आप पूछ रहे हो, जिनकी पूजा कर रहे हो, वो तो कम से कम आपका नुकसान नहीं करेंगे ना। बिल्कुल सही। बस। तो सर अब हम बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉमन हमें सोशल मीडिया पे सुनने को मिलते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्रॉनिक डिसीजेस ले आता है और बहुत कुछ। तो क्या ये मिथ है या सच है? मैम कुछ हद तक ये सच भी है, काफ़ी हद तक तो सच ही है। और मिथ इसलिए बोलूँगा मैं बिकॉज लोगों ने, वास्तु कंसल्टेंट या जो भी लोग ये रील्स बना रहे हैं, अब उन्होंने डराने का काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो डराने का काम ना करें, समझाने का काम करें, और अगर आप कुछ बता रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी बताएं। ओके। बिना सोल्यूशन के किसी को डराइए ना। हाँ, अगर हम कॉन्सेप्ट या उस पे आते हैं, कॉमन सेंस पे आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा नेचुरली देवस्थान हो जाता है और वहाँ पे टॉयलेट है, तो हमारे हिसाब से तो गलत ही हुआ। तो हमारे दिमाग में तो ये डाउट रहेगा ही रहेगा। एग्जैक्टली। चाहे कोई भी व्यक्ति आके ये बात बोल दे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे को डाउट इसलिए रहेगा बिकॉज हर एक महीने में आप कोई ना कोई ऐसी रील देख लोगे जिसमें दोबारा ये टॉपिक आ जाएगा कि तो नॉर्थ ईस्ट का अगर
टॉयलेट है तो क्रॉनिक डिजीज हो जाएगा, जो आज की डेट में हर बोल रहे रहे हर हैं। कोई इंसान बोल तो आप एक काम करिए, और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसकी रेमेडी भी नहीं होती है, तो चलो हम इन दोनों चीज़ को मान लेते हैं। तो आप एक काम करिए, आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में WC जो होता है आपका, उसको मत यूज़ करिए, अच्छा। है ना। आज की डेट में तो वैसे भी घर में 3 से 4 टॉयलेट्स होते ही हैं। तो आप नॉर्थ ईस्ट का जो आपका टॉयलेट है, बाथरूम है बेसिकली, उसके टॉयलेट को मत यूज़ करिए। आप वहाँ पे नहा सकते हैं, पानी का काम कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, धो सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन WC मत यूज़ करिए। तो ठीक है, आपका वो दोष कट जाएगा काफ़ी हद तक। अच्छा, हाँ जी ऐसा होता है। मैम। और आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट आ गया, आपने वो मकान ले लिया, तो आप जितना कर सकते हो उतना तो आप करो भाई। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे दिल्ली NCR में सर्दियों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम खाली मास्क ही पहन सकते हैं या एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, लेकिन एयर प्यूरीफायर हम लगा के करेंगे, हम घर में कितना रहते हैं, हम बाहर हमें जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम एक मास्क लगा के घूम सकते हैं। तो वही है, अगर आपको लग रहा है, डाउट है, प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं घर में, तो उसकी WC को यूज़ करना बंद कर दीजिए। ऐसे ही सर एक और मिथ रहता है एंट्रेंस को लेकर कि नॉर्थ ईस्ट इन जगह की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, वेस्ट की कम मानी जाती है, लेकिन साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस हो तो लोग बहुत ज़्यादा मिथ करते हैं, बहुत ज़्यादा वहम करते हैं। तो ऐसा क्यों है? मैम, साउथ वेस्ट को थोड़ा वर्स्ट डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, ऐसा क्यों? कि राहु से एसोसिएटेड होता है, अच्छा। तो इसलिए उसको थोड़ा लोग डरते हैं उससे। वैसे तो अर्थ एलिमेंट होता है, स्टेबिलिटी होती है। हम तो वैसे कहते हैं कि ओनर्स का ऑफिस वहीं होना चाहिए, कमर्शियल स्पेस में। ओके। और घर में बेडरूम, जो मेन लोग हैं, अर्निंग मेंबर है, हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, स्टेबिलिटी लाता है, अर्थ एलिमेंट है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट फिर एंट्रेंस में इसलिए चला जाता है वहाँ पे, क्योंकि हम उसको राहु से कनेक्ट कर लेते हैं कि खर्चा करवाएगा, बार बार आना जाना हो रहा है ना, तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज ना आ जाएं। अच्छा। तो खर्चा ना करा दे, कोई अनएक्सपेक्टेड बुरे इवेंट्स ना करा दे लाइफ में, चोरी चकारी ना हो जाए, गाड़ी ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वो नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ के काटने के लिए हम ये कहते हैं अवॉइड करो। और वैसे भी आपके पास इतनी ज़्यादा डायरेक्शंस हैं, हम तो खाली कह रहे हैं एक ही डायरेक्शन है, उसको अवॉइड कर दो। बेसिकली 2 है, साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अच्छा। हाँ जी। अब साउथ साउथ वेस्ट क्यों? मैम, उसको डिस्पोजल का एरिया बोला जाता है, जोन बोला जाता है कूड़े का। तो हम वहाँ पे ये कहते हैं आप टॉयलेट बना लीजिए, लेकिन एंट्री और कोई ढंग का एरिया उसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। तो सर अभी आपका कोर्स भी आ रहा है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस भी जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रख रही है हमारे आपके आने वाले कोर्सेज के लिए, तो उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कैसे आप उन्हें गाइड करेंगे और क्या क्या उसको स्टेप्स हैं अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो? मैम, मैं एक कंप्लीट एस्ट्रो वास्तु कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अच्छा। जो वास्तु के अंदर हैं, चाहे वो ओके। डायरेक्शंस हो, सब डायरेक्शंस हो, देवता हो, बार चार्ट हो, तत्व हो। उसके बाद हम एनर्जीज़ को निकालना सिखाते हैं। आज की डेट में तो एक गन भी आती है जी। उसकी एनर्जीज़ को भी निकालना सिखाते हैं। फिर हम एस्ट्रो वास्तु करवाते हैं। एस्ट्रो वास्तु का मतलब ये होता है कि घर में जितने लोग रहते हैं उनकी कुंडली चेक कर लें, और फिर ये देख लें कि क्या उनकी कुंडली अफेक्टेड हो रही है कुछ एरियाज़ में। पूरा कंप्लीट कोर्स है, बहुत लेंदी कोर्स है और बहुत टॉपिक्स हैं। इसको हम अपने कमेंट सेक्शन में या आगे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में शेयर कर लेंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया हो। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वास्तु को पूरा शुरू से सीखने के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, सर से सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू।